ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसको एक और नाम से जानते हैं, रोटेशन मोशन। पहले चैप्टर कह सकते हो काफी हार्ड हुआ करता था, अब नहीं होता है। अब इससे सारी हार्डनेस को हटा दिया गया। मैं तो ऊपर हो जा। और रोटेशन मोशन पहले सही में काफी हार्ड चैप्टर था ये। ठीक है, इंटीग्रेशन जब तक था और डिफरेंशिएशन जब तक था काफी हार्ड था। अलग अलग चीजों का हम इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे। आपको कुछ पता लगेगा, काफी अच्छा चैप्टर है। तो भैया देखिए, चैप्टर का नाम है रोटेशन मोशन। क्या है? या सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिकल की। पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल पार्टिकल होता है किसी बॉडी का सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल। मतलब पार्टिकल का मतलब ये है कि जिसका साइज क्या हो, साइज नेग्लेजिबल। साइज क्या उसका? नेग्लेजिबल हो, लेकिन मास जो हो क्या हो? कंसिडरेबल हो। क्या हो? पार्टिकल किसको कहते हैं? जिसका साइज क्या हो? नेग्लेजिबल हो, मतलब दिखाई ना दे। ठीक है, उस नापा ना जा सके। ठीक है भैया। और लेकिन उसका क्या हो भैया? मास क्या हो? कंसिडरेबल हो। उसको हम क्या कहते हैं भैया? पार्टिकल कहते हैं। ठीक। फिर आता है सिस्टम। क्या आता है? सिस्टम। जब कुछ पार्टिकल मिलते हैं और मिल करके एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उस पार्टिकल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं भैया? सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। इट कंसिस्ट विद टू और मोर देन टू पार्टिकल। ये किससे मिलकर बना होता है? दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं भैया? सिस्टम। हमारी बॉडी क्या पार्टिकल है? सिस्टम है। सिस्टम है। ठीक है। इंटरनल फोर्स। इंटरनल, अब ये क्या है? अभी तक हमने फोर्स सुना था, ये इंटरनल फोर्स क्या है? तो इंटरनल फोर्स होता है जो एक सिस्टम को जोड़ करके रखता है, सारे पार्टिकल को जोड़ करके रखता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? इंटरनल फोर्स। इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि इंटरनल फोर्स क्या होता है? विच होल्ड दी सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल का सिस्टम है उसको क्या करता है? पकड़ के रखता है। उसको क्या करता है? पकड़ के रखता है। नोट में ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू इंटरनल फोर्स इन अ सिस्टम इज इक्वल्स टू जीरो। कह रहा है भैया जो सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन होगी इसकी वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से, वो क्या होगी? जीरो। मतलब इंटरनल फोर्स लग भी रहा है फिर भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। दूसरा इसमें कि टोटल इंटरनल फोर्स इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल्स टू। कह रहा है कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसके अंदर अगर आप सारे इंटरनल फोर्स को जोड़ोगे तो उनका सम हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। समझ गए? आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है उनको जोड़ने के लिए जिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया है, भगवान ने जिसका इस्तेमाल किया है, उसको हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। ठीक है। और उन इंटरनल फोर्स को, अगर सारे इंटरनल फोर्स को, बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल है उनको जोड़ने के लिए जितने भी इंटरनल फोर्स लगे हैं, सबका सम क्या है भैया? जीरो ही आएगा। सबको जोड़ दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आता है भैया एक्सटर्नल फोर्स। क्या आता है? इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। एक्सटर्नल फोर्स ये क्या होता है? ये जो सिस्टम के बाहर से लगता है।
जो फोर्स सिस्टम के बाहर से लगता है, जो फोर्स सिस्टम के बाहर से लगता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। देखिए एक मान लीजिए सिस्टम है, इसको जोड़ के रखने वाले फोर्स को हम इंटरनल फोर्स कहते हैं, उसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं आता। लेकिन एक बाहर से जो हम फोर्स लगा रहे हैं, और इस बाहर से लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। और इसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से सिस्टम क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। ठीक है भैया, तो एक्सटर्नल फोर्स का काम क्या है, सिस्टम के बाहर से लग करके उसको एक्सेलरेट कराना, उसकी शेप और साइज को चेंज करना। इसका काम क्या है, टू एक्सेलरेट दी सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और दूसरा है टू चेंज दी शेप एंड साइज ऑफ दी सिस्टम के शेप और साइज को क्या करता है भैया, चेंज करता है। ठीक है, अगली टर्म है अपनी सेंटर ऑफ मास। क्या है, सेंटर ऑफ मास, इसको लिखते हैं COM, और मैं भी हमेशा ही लिखूंगा COM, पहली बार मैं लिख रहा हूं COM, सेंटर ऑफ मास। ये क्या होता है भैया, तो देखिए भैया हर सिस्टम के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर यदि आप उंगली लगा दो तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब सारे मासेस का इंपैक्ट उस पॉइंट पर आ रहा है, सारे मास का इंपैक्ट। देखिए अगर मुझे इस कॉपी का वजन महसूस करना है, ये जो कॉपी है मेरे हाथ में, इसके पूरे पार्टिकल का मास मुझे महसूस करना है, तो मैं इधर नहीं उंगली लगाऊंगा, क्योंकि इधर मेरे को इसका बिल्कुल भी मास महसूस नहीं होगा इस बॉडी का। लेकिन यदि मैं यहां पे लगा दूंगा तो इस कॉपी के में जितने भी पार्टिकल हैं सबके मास का इंपैक्ट मेरी उंगली पे लग जाएगा। तो सेंटर मास क्या होता है, एक बॉडी के अंदर वो हाइपोथेटिकल पॉइंट जहां पर इस सिस्टम का सारे पार्टिकल का मास क्या हो, कंसंट्रेट हो। क्या हो, यहीं पर सारे पार्टिकल का मास लग रहा हो। अगर मैं इस पॉइंट पर इस उंगली को टिका दूं, रख दूं, तो आपको इस पूरी बॉडी का मास का इंपैक्ट यहां पे पता लग जाएगा। समझ गया भैया, ठीक है। द पॉइंट, द हाइपोथेटिकल पॉइंट at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated। कह रहा है भैया बॉडी के अंदर वो पॉइंट जहां पर ये मान के चला था कि बॉडी का पूरा मास क्या होता है भैया, कंसंट्रेट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। मान लीजिए मैं कुछ चित्र बना रहा हूं, ये हो गया आपका स्फेरिकल, ये हो गया आपका स्क्वायर, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर। ठीक है, अगर इसके सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा भैया, इसके सेंटर पर, यही होगा इसका सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, जहां के इसके दोनों डायगोनल्स काटेंगे, ये है इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसके भी जहां जहां दोनों डायगोनल काटेंगे दूसरे को, ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो बॉडी के अंदर वो पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का मास क्या करता है, लाई करता है, कंसंट्रेट करता है, ये पॉइंट हाइपोथेटिकल होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। लेकिन जब इस पॉइंट पर अपनी उंगलियों को या फिर कहीं पर कुछ भी यहां पर रखा जाता है तो आपको बॉडी का सारे मास का इंपैक्ट आपको इस पॉइंट पर पता लग जाता है। ठीक है भैया, तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्या कहते हैं, अब देखिए भैया प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास, ध्यान दीजिए ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए ये एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा COM, आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया और ये क्या हुआ, एक्सेलरेट करने लगा, इसने कुछ वेलोसिटी भी एक्वायर कर ली। ठीक है, इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर कर लिया, अब ध्यान रखना इसका मास क्या है, पूरी बॉडी का मास m है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी। कह रहा है जो सेंटर ऑफ मास का मास होगा वही क्या होगा, बॉडी का होगा, क्योंकि पूरी बॉडी का मास कहां लाई करता है, सेंटर ऑफ मास। तो दूसरा
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। यानी अगर आपको बॉडी की वेलोसिटी दे रखी है तो आपको अपने आप पता लग जाएगा भैया इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगा, उतनी होगी। ठीक है। तीसरा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सेम एज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, समझ गए। तो जो भी बॉडी का होगा वही क्या होगा, इनका भी सेंटर ऑफ मास का भी होगा। कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास वही होगा जो पूरी बॉडी ने ट्रेवल किया है डिस्टेंस। ठीक है। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ बॉडी इज बैलेंस्ड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, देन टोटल मूवमेंट इज इक्वल्स टू 0। जैसे मैंने इस कॉपी को इसके सेंटर ऑफ मास के यहां पे रखो तो मूवमेंट हो रही है ना इसके अंदर, इधर भाग रहा है, यहां रखो तो इधर भाग रहा है, नहीं तो फिक्स नहीं है, मूवमेंट है इसके अंदर। लेकिन यदि मैंने इसको और अपने हाथ को बिल्कुल भी ना हिलाऊं, एकदम रिजिड कर दूं अपने हाथ को और पंखा ना चले, और मैंने इसको सेंटर ऑफ मास को पे अपनी उंगली को टिका दिया, बैलेंस कर दिया इस बॉडी को, तो इसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई मूवमेंट विजिबल नहीं होगी। समझ गया। ये जो आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट दिख रही है तो किस वजह से दिख रही है, बाहर के फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू में 0। ठीक है। यहां पर एक प्रॉपर्टी और है, छठा, क्या है कि भैया मोमेंटम ऑफ बॉडी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होगा वही मोमेंटम किसका होगा, बॉडी का भी होगा। सातवां, कि अगर आप देखोगे कि आप बॉडी के ऊपर एफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, बॉडी के ऊपर आपने क्या लगाया, फोर्स एफ, तो ये फोर्स किसके बराबर होगा, मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और यही किसके बराबर होगा, मास ऑफ बॉडी इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसकी वजह से आप किसी भी चीज को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया, अब हम सेंटर ऑफ मास अलग अलग, अच्छा एक पॉइंट और है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर ऑफ मास की तरह ये भी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर वो पॉइंट होता है जहां के, अच्छा ग्रेविटी क्या करती है, किसी बॉडी पे फोर्स लगाती है ना, तो ऐसे ही एक पूरी बॉडी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जो बॉडी का पूरा वेट होता है ना, उस पॉइंट का भी उतना ही वेट होता है। जब आपको पता है बॉडी का जितना मास होता है तो उस पॉइंट का मास भी उतना होगा, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। ऐसी पूरी बॉडी का जो वेट होगा उस पॉइंट का भी क्या होगा, उतना ही वेट होगा। उस पॉइंट के वेट को हम क्या कहते हैं भैया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते हैं उसे, सेंटर। खैर इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। रेगुलर बॉडी के लिए जिसकी शेप फिक्स होती है ना, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, एक ही पॉइंट होता है, तो इसलिए आपको अलग से कैलकुलेट करने की आवश्यकता इसे नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बस ये ध्यान रखना कि जहां पर बॉडी का पूरा वेट लाई करता है, इसको इसके आगे पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं भैया सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की हम क्या करने जा रहे हैं भैया, कैलकुलेशन। बहुत आसान है, ठीक है भैया। पहला कैलकुलेशन सेंटर ऑफ मास, पहला मैं लिख रहा हूं, इफ सिस्टम कंसिस्ट विद वन, एक पार्टिकल से मिलकर बना है। सिस्टम किससे मिलकर बना है, एक पार्टिकल से। तो भाई कुछ दिक्कत नहीं है, पार्टिकल है, पार्टिकल की कोई शेप नहीं होती, और शेप अगर होगी भी तो आप उसको स्फेरिकल लेके चलोगे। पार्टिकल स्फेरिकल नेचर का होता है, इसका सेंटर मास क्या होगा, इसके अंदर ही होगा। ठीक है, इसका सेंटर मास ही हो गया, उसका सेंटर पे ही होगा। ठीक है, ये तो एक पार्टिकल के केस में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, उसका सेंटर मास सेंटर में होगा। अब दूसरा केस है, ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। आप ध्यान दीजिए भैया, यही सबसे मेन है। इफ सिस्टम कंसिस्ट विद दो पार्टिकल से मिलकर बना है। अब देखो सारी जद्दोजहद इसी में ही है, और यहां से जो फॉर्मूला आएगा
वही सबसे खासम खास फॉर्मूला होगा। ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, समझ गया। मैंने इसको, क्योंकि दो पार्टिकल है तो मैंने इसको बनाने के लिए, पार्टिकल वैसा 3D होता है, ठीक है, मैंने ये प्लेन बना दिया। ये कहाँ रखा हुआ है दोनों पार्टिकल? एक्स वाई प्लेन में। जेड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जेड को अपने आप बढ़ा लेंगे। खैर बुक में केवल दो प्लेन प्लेन बना रखा है, एक्स और वाई बना रखा है। तो इस सेंटर मास का जो, इस पार्टिकल का जो सेंटर मास है वो अभी इसके अंदर होगा, और इस पार्टिकल का मास क्या है? m1, तो इसके सेंटर मास का मास भी क्या होगा? m1 होगा। इस पार्टिकल का मास m1 है तो इसके सेंटर मास का भी मास क्या होगा? m1 होगा, ठीक है। इस पार्टिकल का मास क्या है? m2, तो इसके सेंटर ऑफ मास का भी पार्टिकल मास क्या होगा? m2 होगा। अब देखिए, क्योंकि ये सेंटर मास है, सेंटर मास की पोजीशन मुझे मेंशन करनी है। मेंशन करनी है किसके रिस्पेक्ट में? इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो m1 है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है उसकी पोजीशन ये है R1। देखिए बड़ा आसान सा डायग्राम है, लेकिन ध्यान से देखोगे तभी। ये R1 है। R1 क्या है? m1 क्या है? मास ऑफ, सेंटर ऑफ मास ऑफ m1। m1 मास का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर वो होता है जो ओरिजिन से किसी की पोजीशन को बताता हूं, ठीक है। ऐसे ही इस मास का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है? ये रहा। इसको मैंने क्या लिख दिया? R2। तो यहां पर आप लिखता हूं मैं, m2 क्या है? मास ऑफ, सेंटर ऑफ मास ऑफ m2। और R2 क्या है? आगे भी ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m2। तो ये दो पार्टिकल थे, दोनों पार्टिकल का हमने क्या किया? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बता दिया, ठीक है। अब इन दोनों पार्टिकल को जोड़ करके क्या बन जाएगा? सिस्टम। क्या बन जाएगा? अब जोड़ता कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। क्या करता है? तो भैया हमने इनके बीच में खेद दी एक बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या खेद दिया? इसको विभिन्न अलग कलर से लिख देना। इनको जोड़ दिया एक बॉन्ड से। अब ये दोनों बॉन्ड से ये जुड़ गया, और बॉन्ड जो बना रखा है ये कहते हैं इंटरनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अच्छा, इस वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है इंटरनल, उसकी वैल्यू है आपकी स्मॉल f1। क्या है? स्मॉल f1 क्या है? फोर्स ऑन m1। और स्मॉल f2 क्या है? स्मॉल f2 क्या है? चलो बात, स्मॉल f2 क्या है? फोर्स ऑन m2। ध्यान दीजिए भैया, ये इंटरनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। अच्छा, ये है आपका इंटरनल फोर्स, और ये भी क्या भी आपका इंटरनल फोर्स है। क्यों, कैसे पता? क्योंकि इन्होंने सिस्टम को जोड़ रखा, बन गया सिस्टम। अब जब सिस्टम बन जाएगा, पहले सेंटर मास कहां था? अगर मैं केवल इसकी बात कर रहा था तो इसका सेंटर मास इसके अंदर हुआ करता था। जब इसकी बात कर रहा था तो इसका सेंटर मास इसके अंदर हुआ करता था। लेकिन जब ये दोनों मिलकर के एक सिस्टम बन गए, तो अब सेंटर मास इन दोनों का ना तो यहां रहेगा ना यहां रहेगा। कहां रहना चाहिए? बीच में कहीं पर। सेंटर जरूरी नहीं है, बस बीच में होगा। जो लाइन खींच रखी है रेड कलर वाली, इसका किसी एक पॉइंट पर होगा। तो मैंने मान लिया जब ये दोनों सिस्टम बन गया है, किसके थ्रू? इंटरनल फोर्स के थ्रू। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास आया, अब वो उस पोजीशन पे नहीं रहा, वो कहां चला गया? अलग पोजीशन में मिलेगा, और वो है ये रहा। इसको लिख देता हूं मैं कैपिटल R। क्या लिख देता हूं?
कैपिटल आर क्या है? ये CUMO, ठीक है। कैपिटल आर क्या है? सेंटर ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M1 एंड केवल M1 का तो स्मॉल r1 था, M2 का स्मॉल r2 था, लेकिन जब M1 M2 मिलकर के पूरा एक सिस्टम बन गया तो उनका सेंटर मास क्या होगा? कैपिटल R हो गया, ठीक है। चलो ये बन चुका डायग्राम, ठीक है। अभी घबराना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया भैया, ये तो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा है सिस्टम, क्योंकि इंटरनल फोर्स कोई हरकत नहीं करा सकता सिस्टम को, बस जोड़ के रख सकता है। तो हमने क्या किया, यहां पर एक फोर्स लगा दिया F1, ये, और यहां पर एक फोर्स लगा दिया F2। ये F1 और F2 क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, मैंने बाहर से लगाया है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, F1 क्या है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1, और F2 क्या है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ठीक है। चलो भैया अब एक बात करते हैं, वो डायग्राम वगैरह सब डिटेलिंग, सारी डिटेलिंग मैंने दे दिया, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेलिंग नहीं दी है। अब देखो, अब यहां पे हम कर रहे हैं कैलकुलेशन। टोटल फोर्स, अच्छा आपको ये पता है कंसेप्ट जो यहां पे बनेंगे आपके, जिसकी सहायता से आप करोगे, अगर आपको पोजीशन पता है, क्या पता है? पोजीशन। और आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो पोजीशन लगातार क्या होगी? चेंज होगी। जैसे ये पोजीशन है ना, ये तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के साथ क्या होगा? R1 की वैल्यू लगातार क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है। तो अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो अपना ध्यान रखना कि जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये पार्टिकल मूव करेगा, ये सिस्टम क्या करेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाते साथ ही मूव करेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी तो ये होती ना, इसको किसका आता है? वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स में dr अपॉन में dt, वेयर r इज द पोजीशन वेक्टर। r क्या है? अच्छा, आप फोर्स लगा रहे हो तो सिस्टम एक्सेलरेट भी करेगा, क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? dv अपॉन में dt। अच्छा आपको पता है d अपॉन में dt, v क्या होता है? v क्या निकला है? तो हमने v वेक्टर क्या पे लिख दिया? dr अपॉन में dt, तो इसको लिखते हैं एक्सेलरेशन को dr वेक्टर अपॉन में dt। इसका मतलब यह हो गया कि आपका जो पोजीशन है उसको पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी वेक्टर, और उस वेलोसिटी वेक्टर को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। तो अब ये लिख दिया। अब मैं सीधा आ रहा हूं मुद्दे पे। टोटल फोर्स ऑन M1, M1 पे जो कुल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा? M1 पे जो कुल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा? आप किसी फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? उसके मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से, है ना। तो M1 पे जो कुल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा? उसका मास इंटू में उसका, ये समझ गए भैया? अच्छा, M1 पे कुल फोर्स लग क्या रहा है? एक तो M1 पे फोर्स लग रहा है बाहर से ये वाला, और एक M1 पे फोर्स लग रहा है ये वाला। तो M1 पे कुल कितना फोर्स लग रहा है? कैपिटल F1 वेक्टर प्लस स्मॉल f1 वेक्टर बराबर में M1। ए को क्या लिखोगे? डी R1 लिखूंगा ना, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या R है। तो R1 यानी पोजीशन को मैंने दो बार डिफरेंशिएट किया, तो भैया आपका जो एक्सेलरेशन था किसका? किसका भैया? पहले पार्टिकल का, वो आ गया। R1 को पहली बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? V1 आएगा, और उस V1 को दोबारा डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? A1 आ जाएगा, ठीक है। एंड टोटल फोर्स एट M2 किसके बराबर हो भैया? उसका मास इनटू में उसका टोटल फोर्स। ये M2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? तो एक लग रहा है कैपिटल F2 वेक्टर, और एक लग रहा है बराबर में मास, और A2 का क्या लिखूंगा? लिख दिया। इसको कर दो पहली इक्वेशन, और इसको कर दो दूसरी इक्वेशन, समझ गए? हम जानते हैं भैया, ऑन एडिंग
एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को एक काम कीजिए ऐड कर दीजिए। तो जब आप इसको ऐड करते हो तो क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस स्मॉल f1 प्लस स्मॉल f2 बराबर में क्या आएगा, ये M1 है ना, M1 है क्या आएगा भैया, M1 D R1 और M2 D, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अगर आप देखोगे तो आपको बता दो टोटल इंटरनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एक सिस्टम के अंदर कुल इंटरनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्या बताया भैया पीछे, एक सिस्टम के अंदर टोटल इंटरनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0। क्या होती है, ये क्या है इंटरनल फोर्स, ये क्या है टोटल इंटरनल फोर्स, क्या होगा 0 हो जाएगा बस। तो ये क्या हुआ, इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, काट दिया, इनकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। F1 और F2 क्या है, F1 क्या है एक्सटर्नल फोर्स और F2 भी क्या है, दोनों को मैंने जोड़ा तो आ गया टोटल एक्सटर्नल फोर्स, क्या आ गया, और इसको क्या लिख दिया मैंने, यहां से देखिए डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर कौन आ रहा है, निकाल दूं, डी डी टी स्क्वायर क्या होगा, M1 R1 M2 R2, इसे कर दो भैया फोर्थ इक्वेशन, क्या कर दो, ठीक है। अब आप लोगों को भली भांति क्या आता है, मैंने आपको बताया था क्या, इक्वेशन होगी, ठीक है। हम भली भांति क्या, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, तो भैया एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, बॉडी का मास इनटू में बॉडी का, या सेंटर ऑफ मास का मास, या सेंटर ऑफ मास का, तो हमें पता है भैया मास ऑफ बॉडी या मास ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के प्रोडक्ट के बराबर है, बोला हाँ यही होगा ना। तो भैया एक्सटर्नल फोर्स, सेंटर ऑफ मास का मास क्या है इस केस में, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, पूरे सिस्टम का मास क्या है, यहां पर एक पार्टिकल का मास क्या है M1, दूसरे का क्या है M2, तो पूरे सिस्टम का मास क्या होगा M1 पर, वही क्या होगा सेंटर ऑफ मास का मास, यानी सेंटर ऑफ मास का मास क्या होगा M1 प्लस M2। ए ए ACM क्या है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास, एक्सेलरेशन सेंटर मास क्या होगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास क्या है कैपिटल आर, क्या है कैपिटल आर, क्या है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, डी आर अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये होगी आपकी फोर्थ इक्वेशन, समझ गए भैया। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को उसकी पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ गया पूरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, समझ गए। तो भैया इसीलिए चैप्टर हार्ड है, वैसे मैं बताऊं मेरे को तो बहुत इजी लगता है, आपको भी इजी लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीधी सीधी कैलकुलेशन है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हमें कैलकुलेशन होनी कैसी वाली है। तो अगर आपको ये, जिसको कुछ नहीं पता होगा ना उसको ये पता होगा ना, फिर भी कर लेगा वो, ठीक है। हाँ ये पता होना चाहिए कि फोर्स जो होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दिया भैया, हमें पता है तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ये आ रखी है और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ये आ रखी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया, फ्रॉम फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन क्या आ गया भैया, M1 R1 प्लस M2 बराबर में क्या था M1 प्लस M2, ये क्या हो गया आर वेक्टर, बोला हाँ ठीक है। क्या मैं इन दोनों को काट पीट दूं, ठीक है। तो आर की ही वैल्यू एक्चुअल में निकालनी थी, आर क्या है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, आर क्या है स्मॉल R1 M1 का सेंटर ऑफ मास था, स्मॉल R2 M2 का सेंटर ऑफ मास था, लेकिन कैपिटल आर क्या है उन दोनों का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या रही है M1 R1 प्लस M2
अपॉन में m1 प्लस, ये हो गया सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला। समझ गई? चलो, अगर मान लीजिए आर, देखिए वो पॉइंट है, वो पोजीशन बता रहा है कि किस पोजीशन, मान लीजिए m1 रखा है 4 कोऑर्डिनेट में, किस पे रखा हुआ है, x की वैल्यू 4 है, तो आप लिखोगे मास और उसकी पोजीशन, ये क्या है m1 और वो किस पॉइंट पे रखा हुआ है, m2 वो किस पॉइंट पे रखा हुआ है और रीजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और नीचे क्या आएगा कुल मास। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। मैं इसमें 2 क्वेश्चन कराऊंगा, सुन लीजिए, मैं इसमें 2 क्वेश्चन कराऊंगा और गवर्नमेंट स्कूल में 1 क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है, प्राइवेट में भी आ सकता है। ठीक है, इफ, ये तो 2 पार्टिकल थे, सिस्टम अगर 2 पार्टिकल से मिलकर बना होगा तो सेंटर ऑफ मास ये होगा। इफ सिस्टम कंसिस्ट विद, सिस्टम कंसिस्ट विद 3 पार्टिकल, अगर सिस्टम 3 पार्टिकल से मिलकर बना होगा तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 r1 m2 डॉट 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 mn rn अपॉन में m1 प्लस m2, अब n 3 पार्टिकल ना, m3, अरे यार m3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफ सिस्टम कंसिस्ट विद n पार्टिकल, अगर n पार्टिकल हो सिस्टम के अंदर तो n मतलब कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगा सेंटर मास का उनके, उनसे जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम के सेंटर मास का पोजीशन क्या होगा, तो r होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी m1 r1 डॉट 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 mn अपॉन में m1 प्लस डॉट 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 mn। बेटा गाली दे दूंगा। तो हमने देखा भैया कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम क्या है बेटा, आर आया, और आर की वैल्यू क्या थी m1 r1 डॉट 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 mn rn अपॉन में m1 प्लस डॉट 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 डॉट, ये तो पोजीशन आ गई भैया। वेलोसिटी निकाल सकते हो, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम क्या हो भैया। तो हम क्या करेंगे बताओ आपको, सेंटर मास की वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करो, इस आर को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करो डिफरेंशिएट करो। जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा भैया, देखिए देखिए नीचे वाली टर्म मास है, ये कांस्टेंट रहती है, बाहर आ जाएगी m1 प्लस डॉट 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 mn। जब इसको करेंगे तो इसमें से m1 बाहर आएगा, क्या आएगा, और जब आप r1 को करोगे तो क्या आएगा v1 हो जाएगा। अब r1 का डिफरेंस क्या होगा v1 के बराबर होगा। ऐसे ही आप इसको करोगे तो mn क्या होगा, मास होने की वजह से बाहर निकल जाएगा, और rn का क्या होगा vn हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ CUM क्या होगा